क्या जवाब रही। हाँ, हेलो बच्चों, कैसे हैं? आज हम लोग ट्रांजिस्टर के अभिलक्षण वक्र पढ़ेंगे। बच्चों, इसको पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें समझना है। बेटा शांत हो गए, अच्छे से। यहाँ हमने एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को दिखाया है। पहले ये ग्राफ समझ लें, जिससे पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। इसमें जितने भी न्यूमेरिकल दिए हैं वो लगभग इसी से हल हो जाते हैं। 80% न्यूमेरिकल इसको अच्छे से समझने से हल हो जाते हैं, नहीं तो फिर सवाल पढ़ने में बड़ी समस्या हो जाए। तो हमने क्या किया, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है। ट्रांजिस्टर दो तरह के होते हैं, एनपीएन और पीएनपी। एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी की अपेक्षा अधिक सुग्राही होता है या अधिक अच्छा होता है। उसका रीज़न ये होता है कि एनपीएन में जो आवेश वाहक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो पीएनपी होता है उसके जो आवेश वाहक होते हैं वो कोटर होते हैं। इसमें कोटर अधिकांशतः आवेश वाहक कोटर का काम करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की जो गतिशीलता होती है वो कोटरों की अपेक्षा अधिक होती है। मतलब ये अधिक होती है, ये कम होती है, इसीलिए ये थोड़ी कम सुग्राही होता है। इसका उपयोग ज़्यादा करते हैं। तो इसीलिए हम ये अभिलक्षण वक्र बनाने के लिए हम एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया है। ये दिखाया गया ट्रांजिस्टर। ये एनपीएन और पीएनपी हम लोग समझ कैसे जाते हैं, केवल इस संकेत से। अगर ये संकेत इधर को हो जाता तो हम समझ गए होते कि ये कौन सा है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है। और अगर ये संकेत इधर को हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। एन कौन सा, एनपीएन। फिर लिख दिए एनपीएन ट्रांजिस्टर। याद रखने के लिए मैं एक बार फिर से तुम लोगों को बता दूं, करंट पॉजिटिव से किधर की ओर जाता है, निगेटिव। इसका मतलब करंट की अगर डायरेक्शन बाहर को, तो समझ जाओ ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है। और आधार अगर पॉजिटिव हो, बीच में आधार पॉजिटिव, तो दोनों इधर उधर निगेटिव रहेंगे। तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। इस तरह से ये बन जाएगा एनपीएन ट्रांजिस्टर। अगर इसी को संकेत हम अंदर की ओर कर दिए तो ये अब बन जाता पीएनपी ट्रांजिस्टर। समझ में आए? एक एक चीज़ ढंग से समझ लेंगे, क्योंकि इससे जितने अच्छे समझ लेंगे आगे सवाल उतने सरल हो जाए। चलिए ठीक है, ट्रांजिस्टर का ज्ञान हुआ तुम लोग। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं। एक को हम आधार कहते हैं, एक को उत्सर्जक कहते हैं, एक को संग्राहक कलेक्टर कहते हैं। क्यों भाई? अब 3 टर्मिनल में से जब भी हम लोग परिपथ के बीच जोड़ते हैं, तो हमें 2 इनपुट टर्मिनल और 2 आउटपुट टर्मिनल की आवश्यकता होती है। क्यों भाई? जब भी किसी परिपथ से जोड़ा जाएगा तो 2 इनपुट टर्मिनल, पंखे को ही तुम्हें चालू करना है तो 2 इनपुट देते हो ना, ऐसे ही 2 आउटपुट परिपथों की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर 3 ही टर्मिनल है, एक ये है, एक ये, एक ये। अतः हम क्या करते हैं, किसी एक टर्मिनल को इनपुट के साथ भी जोड़ लेते हो और आउटपुट के साथ भी जोड़ लेते हैं। तो जिसको हम इनपुट और आउटपुट दोनों के साथ जोड़ लेते हैं उसको उभयनिष्ठ कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आधार है, ये क्या है, उत्सर्जक है, ये संग्राहक। उत्सर्जक इसके साथ भी है, क्यों भाई? और इधर सेकेंडरी परिपथ है तो इसके साथ भी जुड़ा, तो ये उभयनिष्ठ है। इसीलिए यहाँ पर जो मैं चित्र बना रहा हूँ ये उभयनिष्ठ कौन सा है, आधार उत्सर्जक संग्राहक, उत्सर्जक, उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रबंधन है। अच्छा, ये प्रबंधन कितनी तरह से कर सकते हो? 3। उभयनिष्ठ आधार हो सकता है, जैसे हम इसी को चेंज कर देते तो आधार हो सकता था, उभयनिष्ठ कलेक्टर भी हो सकता था, और उभयनिष्ठ इमिटिंग भी हो सकता था, मतलब उत्सर्जक भी हो सकता था। तो क्या तुम्हें समझ में आया कि इसमें क्या है? ई 2 बात समझ में आ गई। एक आपको ये समझ में आ गई कि ट्रांजिस्टर कैसे जोड़ने, मतलब ट्रांजिस्टर के नाम कैसे देने, बात समझ में आई। दूसरा में ये समझ में आ गया कि मतलब इसमें से कोई एक उभयनिष्ठ रहेगा, कोई भी एक हो सकता है, उसके हिसाब से धारा लाभ दिवाद उसी के हिसाब से निर्धारित की जाती। चलो ठीक है। तीसरी बात, जब मैंने तुम लोगों को बताया था कि जब भी ट्रांजिस्टर का उपयोग करें, कहीं पर भी ट्रांजिस्टर बनाएं, तो ट्रांजिस्टर के मैं क्रियाविधि, ट्रांजिस्टर की जो संरचना है उनको ढंग से समझाया था। उसमें मैं बताया था कि एक इनपुट और एक आउटपुट, 2 तरह के परिपथों से ट्रांजिस्टर को जोड़ना होता है। और इनपुट आपका आगे दिश रहा है और आउटपुट आपका पश्चिम दिश रहा है। क्यों भाई? अब बताइए, अगर हम लोग ऐसे करके यूज कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बातें होती जाए, क्योंकि पूरा 1 घंटा यही पढ़ने हैं हम लोग। ये क्या है यार, बी है, ये क्या है, सी है, मान लो ई है, और मैं
ये मान लो आपका NPN है, कौन सा है? NPN ट्रांजिस्टर। NPN ट्रांजिस्टर है, तो बताओ इसमें संकेत पहले किधर लगा है? पहले तो ये चेक करो, अंदर बाहर। इसका मतलब ये जो बीच में है वो ये है, आधार इसको बोलते हैं। ये कैसा है? पॉजिटिव। और ये दोनों कैसे हैं? करंट किधर से किधर? तो क्या है, संकेत समझ में है? अब आ गया ये इधर जो इनके बीच जोड़ देंगे ये इनपुट परिपथ होगा। और ये कौन सा? अब इनपुट परिपथ कैसा होता है? अग्रदिशिक पश्च दिशिक। अग्रदिशिक, तो बताओ इसको कैसे से जोड़े? निगेटिव से पॉजिटिव से? निगेटिव से पॉजिटिव से? यदि निगेटिव को निगेटिव से और पॉजिटिव को तो अग्रदिशिक की पश्च दिशिक अग्रदिशिक होता है। अब ये निगेटिव था, निगेटिव को निगेटिव जोड़ दिए, पॉजिटिव था पॉजिटिव को पॉजिटिव, अग्रदिशिक बना। जोड़े आते कि नहीं? इसको पश्च दिशिक जोड़ना पता कैसे जोड़े? पॉजिटिव को निगेटिव से, निगेटिव को। इसका मतलब ये कैसा है? प्लस का है, तो इससे कैसे जोड़े? माइनस से। ये कैसा? माइनस है, तो इसको कैसे जोड़ दे? प्लस से। पश्च दिशिक बन गई। ये अग्रदिशिक होना चाहिए। और ये पहला काम है, जब भी ट्रांजिस्टर जहाँ पर भी यूज करें तो ऐसे माने। अब यहाँ पॉजिटिव निगेटिव तो ढंग से सेट हो गए। अब चीज़ें हमें यहाँ पर समझनी है। ये समझ में आया? ये आपका यहाँ से यहाँ तक आप लोग को परिपथ अलग दिखे। ये चित्र ढंग से समझा रहा है, चित्र समझ जाएगा, फिर वही चीज़ें लिख लेना। अब देखो बेटा, ये कैसा है? NPN ट्रांजिस्टर है, इसमें से ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, और इसे हमें अग्रदिशिक में जोड़ना है और इसे हमें पश्च दिशिक में जोड़ना है। अब ध्यान दो, ये रिवर्स बेसिंग होना चाहिए, ये फॉरवर्ड बेसिंग होना चाहिए। अब इसको हमें जोड़ना है, तो ये पॉजिटिव है बेटा, पॉजिटिव। अब देखो इसको हम कहाँ से जोड़ रहे हैं? अरे ये इधर जो हमने ये चीज़ बनाया है भाई, यहाँ से तो मैंने बताया इधर का ये अलग पढ़ो, ये अलग पढ़ो। ये हमने क्या बनाया, इधर से इधर ये लाइन 1 खींच के एक तो यहाँ बैटरी रखे हैं, इस बैटरी के सिरों को उच्च प्रतिरोध से जोड़े हैं। और आप देखिए तो यहाँ पर ये वाली जो लाइन इधर से आई है, इसको हम ऐसे करके टच करा रहे हैं। जैसे हमें ज़्यादा वोल्टता चाहिए तो हम यहाँ टच कराएंगे, जहाँ और कम वोल्टता चाहिए, मतलब जॉकी का काम करता है। जॉकी देखे ना मीटर से, तो जहाँ पर हम यहाँ टच कराएंगे वोल्टता ज़्यादा मिल रही। यानी एक ऐसी व्यवस्था को बना लिया गया है, एक या इधर एक ऐसी बैटरी रखी गई है जिसमें कई तरह की वोल्टता है। बैटरी 2 तरह से होती हैं। एक जैसे आप ये जो सीधे सीधे गाड़ी वाड़ी पे सेल पढ़ते हैं, देखिए कभी, उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि 1 वोल्ट 4 वोल्ट 0.3 वोल्ट ऐसे लिखा रहता है। अब वो लगाओगे तो जब भी वो लगा देगा तो 4 ही वोल्ट सभी जगह देता रहेगा। अब हमसे उसमें 0.1 वोल्ट भी चाहिए, 0.3 वोल्ट भी चाहिए, 4 वोल्ट भी चाहिए, 6 वोल्ट तो चाहिए। तो उसका हम संकेत इधर इस तरह से दिखाएं। ये संकेत, ये हमने बैटरी लगाई है, बैटरी के साथ हमने ये प्रतिरोध जोड़ा है। ये इतना सा अलग है, ये बैटरी के लिए पूरा संकेत। सेम चीज़ आप इधर समझे, ये आपका चित्र था। ये अग्रदिशिक है, ये पश्च दिशिक। अभी तक हम लोग ऐसे ही छोटा सा चित्र बनाते थे, लेकिन ये जो बड़ा सा चित्र हो गया, इसमें समझने की बात ये है कि हमें एक ऐसी बैटरी से जोड़ना है जिसमें कई तरह की वोल्टता हो, मतलब जितनी हमें आवश्यकता हो उतनी वोल्टता हम प्राप्त कर लें। तो उसका एक अलग से संकेत बना रहे हैं। अब हमने क्या करा, इसमें एक हाई वोल्टेज की बैटरी ली, ऐसे ऐसे करके हाई वोल्टेज की बैटरी ली, उसको उठा के हमने यहाँ से जोड़ दिया। एक सिरा तो इससे डायरेक्ट जोड़ दिए, इसका दूसरा सिरा उठा के यहाँ से हम प्रतिरोध, क्योंकि वोल्टता बदलती रहे तो इसके लिए कम प्रतिरोध लगाए हैं, और इसके सिरे को हमने यहाँ से जोड़ दिया। ये आपका जैसे जुड़ गया इधर से, ऐसे इधर भी एक बैटरी आपको बना लेना है। एक बैटरी हमने बना ली है ऐसे करके, इसके सिरे को डायरेक्ट जोड़ दिए, यहाँ से एक प्रतिरोध की व्यवस्था कर ली है, और इसके सिरों को यहाँ से जोड़ना है। अब इनके सिरों के बीच जो वोल्टता होगी, क्योंकि इसके सिरों के बीच की वोल्टता चाहिए, इधर का ये सेल अलग रखा है, ये सेल अलग रखा है, तो इनके सिरों की जो वोल्टता है उसे नापने के लिए एक वोल्ट मीटर लगा के रखे, जो इनके और इनके सिरों के वोल्ट को नापेगा। चूँकि ये बी और ई के बीच है, इसलिए इसका नाम बी वोल्टता कर दिए। इसी तरह इनके बीच एक वोल्ट मीटर जोड़ के रखे, जो इस सिरे और इस सिरे के बीच वोल्टता नापेगा। ये चूँकि ई और सी के बीच है तो इसका नाम ई सी रख दिया।
यहाँ एक अमीटर हम लोगों ने यहाँ लगा के रखा है, एक अमीटर यहाँ लगा के रखा है। ये करंट इसके आधार धारा की नाप के दिखाएगा और ये संग्राहक धारा। चूँकि हमें पता है कि जो आई होता है वो आई बी प्लस आई सी के बराबर होता है। तो आई करंट ये मतलब ये ट्रांजिस्टर बताया कि करंट बाहर को जाएगा, तो इसका मतलब ये दोनों करंट अंदर को आए। ये इस तरह से हम लोगों ने चित्र बनाया। अब बेटा इसमें मुझे ये बताना था कि ये अग्रदिशिक होना चाहिए और ये पश्चदिशिक। अग्रदिशिक के लिए पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। बताइए ये कैसा है? पॉजिटिव कैसे जोड़ दिए हम? प्लस सिरे से। ये कैसा है? निगेटिव। इसको किस सिरे से जोड़ दिए? तो क्या तुम्हें क्या ये बात समझ आई? ये प्लस का और ये जुड़ गया, ये यहाँ पर जुड़ा है। इसका मतलब ये नहीं सर ये कैसे जोड़ दिए, ये वोल्टता को कम ज़्यादा कर है। प्लस का सिरा ये और ये माइनस, इस सीधे को उठा के सीधे माइनस से जोड़ के रखें। ये इनके सिरों के बीच की वोल्टता, एक तार नहीं जुड़ा है, ये करंट यहाँ से भी होके जाए। इनके सिरों के बीच कितनी वोल्टता है उसको नापने के लिए हमने बना लिया ये क्योंकि जब भी विभव आपको नापना होता है परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ते हो, और जब धारा नापना हो तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हो। तो ये श्रेणी क्रम में जुड़ा और ये समांतर क्रम में जुड़ा। चलिए ठीक, इधर आए हम लोग। इधर हमने यार देखो इसको पश्चदिशिक करना था, तो पॉजिटिव निगेटिव से होना चाहिए, निगेटिव। अब देखिए कैसा है, ये कैसा है। अब कोई बैटरी ऐसी तो नहीं हो सकती कि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव सिरे मिल जाए भाई। अगर यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव था, ये निगेटिव था, ये पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिए, निगेटिव को निगेटिव जोड़ दिए, मतलब हमें समझ में अग्रदिशिक है। अब पश्चदिशिक जब भी जोड़ना होता है तो जो निगेटिव है उसको पॉजिटिव जोड़ते हैं, जो पॉजिटिव है, लेकिन दोनों निगेटिव हैं। अतः इसको पश्चदिशिक में जोड़ने के लिए हम लोग हाई वोल्टेज की बैटरी ले लेते हैं, जिसमें से इस प्लस को ये यानी ये जो निगेटिव है इसको हम प्लस से उठा के जोड़ देते हैं। वोल्टेज बहुत, इस वोल्टेज का नाम दे दीजिए बी करके दे दीजिए, या सी करके दे दीजिए। सी सिरे से जुड़ी है और ये बी जुड़े, बी से आधार से जुड़ी है बेस से। ये हाई वोल्टेज की बैटरी है, लेकिन इनके सिरों के बीच का जो वोल्ट था वो ये, इनके सिरों का वोल्ट था वो ये। अब इसको हम हाई वोल्टेज से जोड़ दिए तो ये पॉजिटिव हो गया, और ये इसको हमने कर दिया निगेटिव, और इसके पश्चदिशिक की तरह इसमें कोटर और इलेक्ट्रॉन गति करने लगते। इस दोनों निगेटिव थे, अतः इसको पश्चदिशिक बनाने के लिए वोल्टेज हाई रखनी पड़े। मतलब अगर यहाँ पर मान लो 2 वोल्ट की बैटरी रखे हो तो वहाँ 20 वोल्ट की बैटरी रखनी पड़े। इन सभी में ध्यान दो, सबसे ज़्यादा वोल्टता किस सिरे की है? बता, बी की है, ई की है, सी की है। इसके बाद इसकी वोल्टता सबसे ज़्यादा है, इसकी वोल्टता उससे मतलब इससे कम है लेकिन इससे ज़्यादा है, और ई की वोल्टता सबसे कम है। ई की वोल्टता हम ऐसे रखते हैं कि इसकी वोल्टता शून्य रहे, यानी पृथ्वी से जोड़ देते हैं, ऐसी व्यवस्था कर लेते हैं। ये जो पूरा का पूरा परिपथ बना है इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर के अभिलक्षण वक्र को पढ़ने के लिए यूज करते हैं। अब क्वेश्चन आपका आता है कि ट्रांजिस्टर का अभिलक्षण वक्र है क्या? ट्रांजिस्टर का अभिलक्षण वक्र क्या? अभिलक्षण से कुछ चीज़ें समझ में आ रही, यानी कुछ ऐसे ग्राफ खींचे जो पूरे उसके लक्षण को व्यक्त कर रहा हो। मतलब ग्राफ को देख लें तो उसके पूरे लक्षण समझ में आ रहे हो, नहीं बात समझिए। अभिलक्षण वक्र और ट्रांजिस्टर के, यानी ऐसे कुछ हमें ग्राफ खींच देना है जो ट्रांजिस्टर के गुणों को व्यक्त करते हो, उन्हें हम अभिलक्षण वक्र कहते हैं। यह हम लोग कुछ ऐसे पढ़ा करते हैं, ये इनपुट धारा है और ये आउटपुट धारा है, और ये वोल्टेज है इनपुट के लिए और ये आउटपुट के लिए। इनपुट धारा आउटपुट धारा के परिवर्तनों को, इनपुट और आउटपुट परिवर्तनों को किसके साथ, इनकी संगत वोल्टता के साथ परिवर्तित करने पर क्या परिवर्तन प्राप्त होता है, इसको यदि वक्र के साथ लिख दिया जाए या वक्र के साथ व्यक्त कर दिया जाए तो इन वक्रों को अभिलक्षण वक्र कहते हैं। किनको? ये जो करंट है, तुम्हें करंट दिख रहा है, क्या वोल्टेज दिख रहा है? वोल्टेज परिवर्तित करने पर करंट कितना परिवर्तित होगा, या वोल्टेज कम करें तो ये जो आधार धारा है इसको हम आई बी कह रहे हैं, तो उत्सर्जक धारा है वो आई सी कह रहे हैं, ये संग्राहक धारा है आई कह रहे हैं। इनके मानों में क्या परिवर्तन हो रहा है? वोल्टेज परिवर्तित करने पर इनपुट और आउटपुट परिपथों के वोल्टेज परिवर्तित करने पर संग्राहक धारा, आधार धारा और उत्सर्जक धारा में क्या परिवर्तन हो रहा है?
इन परिवर्तनों को जिन वक्रों द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे ट्रांजिस्टर के अभिलक्षण वक्र कहते हैं। ठीक है बेटा, चित्र बनाओ, फिर लिखवा रहा है, साइड में चित्र बना लो या पूरे में चित्र आएगा, पूरे में बनाओ। लिखिए, परिभाषा लिखिए बेटा, लिखिए, किसी ट्रांजिस्टर परिपथ में, किसी ट्रांजिस्टर परिपथ में, किसी ट्रांजिस्टर परिपथ में, किसी ट्रांजिस्टर परिपथ में निर्गत व निवेशी धारा के मान में, किसी ट्रांजिस्टर परिपथ में निर्गत व निवेशी, निर्गत व निवेशी धारा के मान में, निर्गत व निवेशी धारा के मान में वोल्टता के साथ होने वाले, वोल्टता के साथ होने वाले, वोल्टता के साथ होने वाले परिवर्तनों को जिन वक्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, होने वाले परिवर्तनों को जिन वक्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिन वक्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इन्हें ट्रांजिस्टर के अभिलक्षण वक्र कहते हैं। इन्हें ट्रांजिस्टर के अभिलक्षण वक्र कहते हैं। ये वक्र तीन प्रकार के होते हैं। ये वक्र तीन प्रकार के होते हैं। अब बच्चों बात समझ में है? जो इनपुट धारा है और आउटपुट धारा है, वोल्टता परिवर्तित कर दें तो इन धाराओं में क्या परिवर्तन हो रहा है, इसको एक वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, तीनों अलग है, तीन प्रकार के वक्र, तीन तरह के वक्र बनाएंगे। इन वक्रों को ही अभिलक्षण वक्र कहते हैं। ये जो वक्र होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। तो तीनों, पहला दूसरा तीसरा लिख लो। पहला निवेशी अभिलक्षण वक्र, निर्गत अभिलक्षण वक्र, पहला दूसरा तीसरा निवेशी अभिलक्षण वक्र, दूसरा है निर्गत अभिलक्षण वक्र, तीसरा है अंतरण अभिलक्षण वक्र। निवेशी अभिलक्षण वक्र, निर्गत अभिलक्षण वक्र, अंतरण अभिलक्षण वक्र। अंतरण अभिलक्षण वक्र, अंतरण अभिलक्षण वक्र लिख लिया बेटा? हाँ, पैराग्राफ से हेडिंग डाल लो। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास एनपीएन में, हाँ हेडिंग इसी की हेडिंग है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में एनपीएन ट्रांजिस्टर के अभिलक्षण वक्र। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में एनपीएन ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में एनपीएन ट्रांजिस्टर के अभिलक्षण वक्र। अभिलक्षण वक्र देखिए बेटा, ये चित्र जो अभी तक समझाया वो सीखा था। इधर थोड़ी बात को समझें पहले। हेडिंग हमने डाला उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास पे एनपीएन का। क्यों भाई? हेडिंग हो सकती थी उभयनिष्ठ आधार विन्यास में, उभयनिष्ठ आधार विन्यास में एनपीएन का अभिलक्षण वक्र, उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास में एनपीएन का अभिलक्षण वक्र। तीन हुए, तीन पीएनपी के हो गए। टोटल कितने विन्यास बन सकते हैं? 6। बात तुम्हें समझ नहीं आ रही ना? इन 6 में से केवल ये हमें पढ़ना है। 6 में से हमें केवल पढ़ना है उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में या प्रवर्धन में अभिलक्षण वक्र। तो पहले तो आपको ये पूरी, जैसे मैंने इसको तुम्हें समझाया था, पूरा लिखना पड़ता है। पूरी व्यवस्था कैसे करी गई इसके बारे में लिखना पड़ता है। तो इस विन्यास में हम लोग क्या करते हैं, उभयनिष्ठ उत्सर्जक को
उभयनिष्ठ रखते हैं, यानी इनपुट और आउटपुट परिपथों के बीच उभयनिष्ठ रूप से जोड़ दिया जाता है, यानी कॉमन रूप से जोड़ देते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, एक बैटरी VB की सहायता से को एक प्रतिरोध से जोड़ते हैं या धारा नियंत्रक से जोड़ते हैं, जैसा बोले, इसको धारा नियंत्रक बोले तो ज़्यादा बेटर, धारा नियंत्रक से जोड़ते हैं, जिसके धन सिरे को आधार से जोड़ दिया जाता है, यानी पॉजिटिव सिरे से जोड़ दिया जाता है, जबकि ऋण सिरे को संग्राहक से जोड़ दिया जाता है, यानी निगेटिव सिरे से उत्सर्जक से, यानी निगेटिव सिरे से जोड़ दिया जाता है। इस तरह से जो प्राथमिक परिपथ है वो अग्रदिशिक बन जाता है, जबकि द्वितीयक परिपथ EC में दोनों टर्मिनल यानी दोनों सिरे निगेटिव है, अतः इसे पश्च दिशिक में बनाए रखने के लिए या पश्च दिशिक ये बना रहा है, इसके लिए एक हमें हाई वोल्टेज की बैटरी VB से जोड़ना पड़ता है, जिसके साथ एक हम धारा नियंत्रक लगाए हैं। धारा नियंत्रक इसलिए लगाए हैं क्योंकि आगे हमें जब वक्र बनाना है तो भिन्न भिन्न वोल्टेज पर भिन्न भिन्न ग्राफ खींचने। अब एक ही वोल्टेज की बैटरी इधर जोड़ दोगे, एक ही वोल्टेज की बैटरी इधर जोड़ोगे तो बार बार वोल्टेज बदलने में समस्या होगी, इसलिए हम धारा नियंत्रक साथ में लगा के तुम्हें कह देना धन सिरे से संग्राहक को जोड़ देते हैं, जबकि जो है ऋण सिरे से उत्सर्जक को जोड़ देते हैं, जिससे द्वितीयक परिपथ पश्च दिशिक बन जाता है। अब इस संयोजन में निम्न 3 वक्र निम्न प्रकार से, जो वक्र अभी हमें खींचने हैं वो निम्न। तो क्या ये पूरी कहानी लिखवाएं या बात तुम्हें समझ नहीं आई? थोड़ी थोड़ी तो अपने से लिख सकते ना कि ऐसे जोड़ा जाता है, ऐसे जोड़ा जाता, ये क्या है, ये क्या है, इनके सिरों के बीच का विभवांतर ये धारा मापी लगा है पूरा लिख सकते हो, लिखवाएं यार, लिख लेना। हाँ लिखो आगे। जिसमें पहली हेडिंग डाल लें निवेशी, लिखो ना, लिख 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 इस विन्यास में लिखवाओ तो जी 2.5 पेज का इमला दे बुद्धि खुल जाए। इस विन्यास में, हाँ लिखो बेटा, इस विन्यास में अभिलक्षण वक्र खींचने के लिए, इस विन्यास में अभिलक्षण वक्र खींचने के लिए अभिलक्षण वक्र खींचने के लिए इस बात का ध्यान रखते हैं, इस बात का ध्यान रखते हैं कि EB समझ गए, E मतलब B मतलब, हाँ EB परिपथ अग्रदिशिक व CE परिपथ पश्च दिशिक रहे। EB परिपथ अग्रदिशिक व CE परिपथ, CE मतलब होता है संग्राहक उत्सर्जक, परिपथ पश्च दिशिक रहे। इसके लिए चित्रानुसार संयोजन किया गया है। बस बाकी कहानी खुद तो आप लिखेंगे। इसके लिए चित्रानुसार संयोजन किया। आप चित्र की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, हिंदी क्लास नहीं चल रही। हाँ, अगली हेडिंग, मतलब इसमें हेडिंग डालें निवेशी अभिलक्षण वक्र, निवेशी अभिलक्षण वक्र, निवेशी अभिलक्षण वक्र, निवेशी अभिलक्षण वक्र, निवेशी अभिलक्षण वक्र। अब देखो इसमें तीनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी ध्यान देना। इसका जब लक्षण वक्र बनाना होता है तो इस वाली वोल्टेज को हम लोग कांस्टेंट कर देते हैं। मान लीजिए हमने 4 वोल्ट इधर सेट करा, ठीक, 2 वोल्ट सेट करा, 1 वोल्ट सेट करा, लेकिन जितना भी है वो कांस्टेंट बना रहेगा। मतलब आपको क्या करना है कि जब VEB यानी कुल मिला के संग्राहक
तथा उत्सर्जक के सिरों के बीच वोल्टेज को नियत कर दिया जाए। फिर किसको बदले? ये आधार है और ये क्या है? संग्राहक के सिरों के बीच की वोल्टता को परिवर्तित कर करके, कई बार परिवर्तित करके, और जो आधार धारा है इसका ग्राफ खींचें। तो जो भी वक्र मिलते हैं इन्हें निवेशी अभिलक्षण वक्र कहते हैं। निवेशी अभिलक्षण वक्र में जो तुम्हें याद रखना है, उसमें याद रखना है कि जो VEC है ये क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। पहली बात ये। और किनको किनको बदलना है? VBE को परिवर्तित करना है, कम करना है या ज़्यादा करना है। तो इसके कारण जो IB धारा परिवर्तित होगी, कम या ज़्यादा होगी, तो इसका ग्राफ हमें खींचना है। इसको कांस्टेंट करके इनके बीच ग्राफ खींचना है। इन ग्राफों को हम लोग कहते हैं निवेशी अभिलक्षण वक्र। ठीक है, जो अभी ग्राफ खींचेंगे वो मिलते हैं सीधे सीधे से। लिखो बेटा, जब क्या क्या करना था? संग्राहक उत्सर्जक सिरों के बीच विभवांतर जब संग्राहक उत्सर्जक के सिरों के बीच विभवांतर को नियत रखते हुए आधार उत्सर्जक के सिरों के बीच की वोल्टता परिवर्तित करने पर आधार उत्सर्जक के सिरों की वोल्टता परिवर्तित की जाती है। ऐसा लिखो, परिवर्तित की जाती है। परिवर्तित की जाती है परिवर्तित की जाती है तो IB मतलब आधार धारा है, परिवर्तित की जाती है तो आधार धारा में भी परिवर्तन होता है। IB मतलब आधार धारा में भी परिवर्तन होता है। धारा में परिवर्तन होता है। इस प्रकार VEC को नियत रखते हुए VEC समझ गए क्या लिखा है? VEC मतलब हाँ VEC को नियत रखते हुए IB व VEB के बीच खींचे गए वक्र IB व VEB ऐसे लिखना, VBE ऐसे लिखना, हाँ वही, के बीच खींचे गए वक्र निवेशी अभिलक्षण वक्र कहलाते हैं। के बीच खींचे गए वक्र निवेशी अभिलक्षण वक्र कहलाते हैं। निवेशी अभिलक्षण वक्र कहलाते हैं जो निम्न है। हाँ बच्चों, ये वक्र कुछ इस तरह से प्राप्त होता है। इसमें हमने क्या किया कि ये जो धारा है कौन सी, ये उत्सर्जक संग्राहक के बीच की जो वोल्टता है, इस वोल्टता को हमने कांस्टेंट रखते हुए, नियत रखते हुए हमने आधार और उत्सर्जक के सिरों के बीच की वोल्टता निरंतर बढ़ाई है। पहले 0 वोल्ट थी,
0.2 वोल्ट, 0.04 वोल्ट, 0.06 वोल्ट, 0.08 वोल्ट निरंतर बढ़ा है। तो जो आधार धारा है उसमें जो माइक्रो एम्पियर में धारा बहती है, इधर मैंने लिखा भी है कोष्टक में, धारा है माइक्रो एम्पियर में 200 माइक्रो एम्पियर, 400 माइक्रो एम्पियर। तो देखिए स्टार्टिंग पे देखिए जो धारा है वो लगभग 0 है। इसके बाद धीरे 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 जब हम वोल्टता बढ़ाते गए तो 2 वोल्ट तक, 0.2 वोल्ट तक धारा का मान लगभग 0 है। लेकिन आप देखिए 0.3 के आसपास, 0.3 से ज़्यादा जैसे हम लोग बढ़े, धारा का मान अचानक बढ़ना चालू हो गया, और जैसे ही 4 के आसपास पहुँचे बहुत तेज़ी से धारा बढ़ती। पहले बहुत धीरे 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 धारा बढ़ती, अचानक बहुत तेज़ी से धारा बढ़ने लगती। इसका मतलब ये जो वोल्टता है 0.3 के आसपास, ये इसको रोक के रख रही है, इसलिए इस वोल्टता को बोला करते हैं बैरियर वोल्टेज। बैरियर वोल्टेज, और जैसे बैरियर वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज करते हैं तेज़ी से करंट बहने लगता है, क्योंकि करंट का मान माइक्रो एम्पियर पे होता है। तो कुछ ऐसे करके वक्र मिले हैं, ऐसा ही मिले सभी वक्र, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। जैसे ये वोल्टेज कुछ और करो तो धारा कुछ और होगी, भिन्न भिन्न तरह से हो सकते हैं। अब ये जो हमने वक्र खींचा है ये किसके किसके बीच, मतलब कौन सा उभयनिष्ठ था, उत्सर्जक उभयनिष्ठ विन्यास के लिए था। इसी तरह आधार उभयनिष्ठ विन्यास के लिए खींचो तो कुछ ग्राफ कुछ और इधर उधर मिलेंगे, लेकिन मिलते लगभग इसी तरह वक्र। इनसे हमें 3 बातें समझ में आती है। वक्र के जो अभिलक्षण वक्र है ये 3 बातें समझाते हैं। लिखते जाओ बेटा, समझते भी जाओ। हाँ, इस वक्र से 3 निष्कर्ष निकलते हैं। कहाँ पर बेटा? ये ना एक, हाँ पहले हमने 1 वोल्ट पर नियत रख के ग्राफ खींच ली, फिर हमने क्या करा, जो इसको कांस्टेंट करना था दोबारा हम 10 वोल्ट पे कांस्टेंट करके फिर ग्राफ खींचे, तो ग्राफ लगभग वही मिल रहा है, थोड़ा अंतर है, आंशिक रूप से परिवर्तन होता है। यही सब अभी गुणों पे लिखवाएं। जैसे अब और ज़्यादा वोल्टेज करके मान लीजिए अब सीधे 50 वोल्ट कांस्टेंट करें और फिर खींचना चालू करें, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे ही मिल रहा है, ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता है, ज़्यादा कुछ विशेष परिवर्तन आता है, तो लगभग वही ग्राफ मिलता है। इन्हें गुणों पे लिख रहा है। इससे निम्न 3 निष्कर्ष निकलते हैं। पहला नंबर ये लिख लो, जैसे ही VBE का मान एक निश्चित वोल्टता से अधिक होता है, 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 धारा IB का मान शीघ्रता से बढ़ने लगता है। धारा IB का मान शीघ्रता से यानी तेजी से बढ़ने लगता है। इसे बैरियर वोल्टेज कहते हैं। बैरियर वोल्टेज कहते हैं। क्या है, तुम्हें बात समझ में आई थी बैरियर वोल्टेज? अभी समझे? दूसरा भी समझ लो फिर लिख लो। यहाँ 1 वोल्टेज पर ये था, फिर हमने सीधे 10 वोल्टेज करा है, लेकिन इन दोनों वक्रों के बीच थोड़ा देखो लगभग सब वैसे ही वक्र जा रहा है, बस थोड़ी ज़्यादा वोल्टेज लगाना पड़ रहा है, करंट लगभग वही है। यानी अगर ये वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो ये वोल्टेज भी ज़्यादा वोल्टेज लगाने पर वही करंट मिल रहा है लगभग। इससे हमें ये बात समझ में आ रही है, यदि हम लोग जो V इसके का नियत वोल्टेज है इसको परिवर्तित कर दिया जाए तो धारा के मान में कोई आंशिक परिवर्तन नहीं होता, मतलब ऐसा मान लीजिए कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, कुछ थोड़ा बहुत आंशिक परिवर्तन होता। बात समझ गए? देखो आप ही सोचो यार, यहाँ जो वोल्टेज थी वही वोल्टेज यहाँ, मतलब यहाँ जो धारा रही होगी यही धारा, ग्राफ पढ़े आता है ना, अंतर क्या आ गया? ये वो जो हमने इधर पे बैटरी लगाई रही वो हाई वोल्टेज की बैटरी, इसको और हाई कर दिए तो इसको भी हाई करना पड़ रहा है, लेकिन करंट में हमें क्या फ़ायदा मिला? कुछ नहीं, मतलब कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। देखो इसे दूसरे नंबर में लिखिए, निवेशी
क्या लिखा जाए? निवेशी, हाँ निवेशी अभिलक्षण लिख लो। निवेशी अभिलक्षण पर, निवेशी अभिलक्षण पर वीईसी वोल्टता का बहुत ही आंशिक प्रभाव पड़ता है। बहुत ही कम करा जाए क्या? बहुत ही कम, कोष्टक में लिख लो, आंशिक प्रभाव पड़ता है। आंशिक प्रभाव पड़ता है, लिख लिया बच्चों? बहुत ही कम पड़ता है। तीसरा लिख लो भाई, तीसरा आप लिख लो। देखिए, इन वक्रों में किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दीजिए, किसी भी सिरे पर स्पर्श, मान लो यहाँ स्पर्श रेखा खींचो, यहाँ स्पर्श रेखा खींचो, कहीं पर भी स्पर्श रेखा खींचो। यहाँ स्पर्श रेखा खींचोगे तो ढाल कुछ और है, दिख रहा है क्या? यहाँ स्पर्श रेखा खींचो तो ढाल कुछ और है, यहाँ स्पर्श रेखा खींचो तो ढाल कुछ और, यहाँ ढाल और ज़्यादा हो गई, यहाँ ढाल और कम है। और ये जो स्पर्श रेखा है ये इनपुट प्रतिरोध को व्यक्त करता है। यानी अगर हम ऐसा मान लें कि यहाँ पर भिन्न भिन्न ढालें हैं तो भिन्न भिन्न प्रतिरोध, इसलिए प्रतिरोध, ये जहाँ का जो प्रतिरोध होता है वो ओम के नियम का पालन नहीं करता है। इसका एक नया नाम दिया गया है गत्यात्मक प्रतिरोध। ठीक है, लिख लो बेटा। तीसरा नंबर, इन वक्रों के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल, क्या लिखा? इन वक्रों के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल निवेशी प्रतिरोध को, इन वक्रों के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल निवेशी प्रतिरोध को व्यक्त करती है। निवेशी प्रतिरोध को व्यक्त करती है। जो भिन्न भिन्न प्रवणताओं को व्यक्त करती हैं। जो भिन्न भिन्न प्रवणताओं को व्यक्त करती हैं। अतः यह गत्यात्मक प्रतिरोध कहलाता है। अतः यह गत्यात्मक प्रतिरोध कहलाता है जिसका मान, अतः यह गत्यात्मक प्रतिरोध कहलाता है जिसका मान कृपया सामने लिखा है, छाप लें। आर इन बराबर, हाँ प्रवणता निकाले आती ना, tan थीटा वाला लंबटे आधार वही रख दो। माइक्रो एम्पियर के आगे क्या लिखा है? हाँ बेटा, स्ट्रेट लाइन में लिखे हैं माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर में यार अगला निर्गत अभिलक्षण वक्र, बस एक लाइन, बहुत छोटा छोटा लिखो है, कंप्लीट करो। निर्गत अभिलक्षण वक्र, निर्गत अभिलक्षण वक्र, निर्गत अभिलक्षण वक्र। अब देख इसमें क्या करना था, निर्गत अभिलक्षण वक्र में, निर्गत अभिलक्षण वक्र में क्या होता है कि आई बी धारा को कांस्टेंट करो, जो इनपुट करंट था उसे कांस्टेंट कर दो। अब सेकेंडरी में आपको कौन कौन मिले थे? सेकेंडरी में मिले थे वी ई सी और आई सी मिली थी। इसको परिवर्तित करने में इसमें क्या परिवर्तन होता है, इसको कहते हैं
निर्गत अभिलक्षण वक्र। इधर समझे, इसमें क्या कांस्टेंट करना है, तीनों को थोड़ी समझ लो यार एक साथ, फिर तुम्हें समझ में। पहले वाले में हमने किसको कांस्टेंट किया था याद है, सेकेंडरी वाले वोल्टेज को कांस्टेंट किया था। सेकेंडरी में कौन कौन से वोल्टेज हैं यार, ई और सी, इसको क्या करे थे कांस्टेंट, किसको किसको बदले थे, इनपुट वालों को बदले थे। तो इनपुट में कौन कौन सी वोल्टेज थे, बी और ई, इसको बदल दिया जाए यानी कम करा जाए या ज़्यादा जाए, तो कौन सी धारा कम ज़्यादा हो रही, आधार धारा। तो इनके बीच जो वक्र खींचे थे, इस वक्र को हमने कहा था निर्गत निवेशी, सॉरी निर्गत अभिलक्षण वक्र। अब दूसरा पढ़ रहे हैं आउटपुट यानी उल्टा बोल के क्या, ये था इनपुट, इनपुट मतलब निवेशी, निवेशी अभिलक्षण वक्र। अब हम पढ़ रहे हैं निर्गत, कौन सा निर्गत अभिलक्षण वक्र। तो निर्गत अभिलक्षण वक्र में जो इनपुट पे धारा थी, इनपुट पे धारा कौन सी थी, आई बी धारा थी। चित्र से देखें समझ में आ रहा होगा, आई बी धारा, इसको हमें कर देना है कांस्टेंट। इनपुट परिपथ और आउटपुट परिपथ दिमाग में बैठा लो, तभी ये सब बात समझ में आएगी। अभी बनाया था ना चित्र। अब किसको किसको बदलना है, आउटपुट वालों को बदलना है। तो आउटपुट में कौन कौन सी वोल्टेज है, वी सी को कम करो या ज़्यादा करो तो कौन सी धारा बदलेगी, आई सी। ई तो दोनों का योगफल होता है, ई बराबर सूत्र होता है आई बी प्लस आई सी। परिवर्तन तो इनमें होना है, तो ये ऑटोमेटिक बदलता रहे। तो अब इसके बीच ग्राफ खींचिया जाए तो कुछ ऐसे मिलता है। तो इसमें बता डिफिनीशन कैसे बनाते हैं, यदि आधार धारा को नियत रखते हुए किनके बीच, संग्राहक उत्सर्जक के सिरों के बीच वोल्टता परिवर्तित की जाए तो संग्राहक धारा के मान में परिवर्तन होता है। इस प्रकार इसको नियत रखते हुए इन दोनों के बीच ग्राफ खींचे तो जो भी ग्राफ मिलेगा या जो भी वक्र मिलता है उसे आउटपुट अर्थात निर्गत अभिलक्षण वक्र कहते हैं। हाँ बस 1 मिनट लिख लो, इसके बाद इसको लिख लो। देखिए जब आई बी धारा को नियत रखते हुए, 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 कौन सी आई बी धारा को नियत रखते हुए किनको किनको बदलना, उत्सर्जक और संग्राहक के सिरों के बीच वोल्टता परिवर्तित की जाती है कि वोल्टता परिवर्तित की जाती है तो ऐसी कौन सी धारा है, संग्राहक, भूल जाता है यार। तो संग्राहक धारा आईसी के मान में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है इस प्रकार, कॉमन रेट कॉमन लिख लीजिएगा। परिवर्तन होता है इस प्रकार, इस प्रकार कौन कौन सी धारा, इस प्रकार, ये यहाँ से बोलना था। इस प्रकार आई बी को नियत रखते हुए, इस प्रकार आई बी को नियत रखते हुए, आई बी को नियत रखते हुए VEC व IC, VEC व IC के बीच खींचे गए वक्र को, के बीच खींचे गए वक्र को निर्गत अभिलक्षण वक्र कहते हैं। निर्गत अभिलक्षण वक्र कहते हैं, निर्गत अभिलक्षण वक्र कहते हैं जो निम्न है, जो निम्न है। हाँ बच्चों, इससे ये हम लोग का
निर्गत अभिलक्षण वक्र है, निर्गत अभिलक्षण वक्र है बेटा। अब इसमें हम लोग देखें, इसमें से VC को कांस्टेंट रखना है, जैसे ये, सॉरी ये तो इनपुट के लिए था, ये IB को कांस्टेंट रखना है, ये सब IB करंट है, कांस्टेंट है, जिसमें से VC को पढ़ाना है जिससे IC का धारा बदलेगी। बस इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए देखिए, यहाँ पे VC को हमने बढ़ाया है जिससे IC का धारा का मान भी बढ़ा है। इन वक्रों की सहायता से समझ में आ रहा है, जिसमें से IB सभी के लिए कांस्टेंट है। जैसे हमने 75 माइक्रो एम्पियर पे कांस्टेंट कर दिया, और 75 माइक्रो एम्पियर पे उधर IB धारा कांस्टेंट है, लेकिन हमने इसका मान 0 रखा तो IC का मान भी 0, मतलब ग्राफ 0 से चालू हो रहा है। और जब इसके बाद जैसे धीरे धीरे इसका मान बढ़ा रहे हैं तो ग्राफ भी बढ़ रहा है। तो इससे हम निम्न 3 निष्कर्ष निकालते हैं, और तीनों का कुछ ना कुछ उपयोग भी है, तो जिसको हम लोग समझ रहे हैं। ये इसकी शर्त है, ये जो ग्राफ बना है इसकी शर्त है बेटा ये। अब चलिए पहली बात समझते हैं। या जैसे जैसे आप इसमें देखिए VCE का मान बढ़ाए गए हैं, वैसे वैसे IC का मान बढ़ रहा है। लेकिन यार ध्यान देना है कि एक निश्चित मान के बाद, यहाँ से ऐसे काट लें, एक निश्चित मान के बाद, यहाँ के बाद एक निश्चित मान के बाद जो IC धारा है वो नियत हो गई, यानी वोल्टेज चाहे जितना बढ़ा हो लेकिन करंट अब नहीं बढ़ रहा। इसके संगत जो यहाँ पर वोल्टता मिली है, इस वोल्टता को हम लोग नी वोल्टता कहते हैं। इस वोल्टेज को हम लोग नी वोल्टेज कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। यानी इसका जो गुण में पहला लिख लिया जाए, या इन ग्राफों से निम्न निष्कर्ष निकलते हैं, या इन वक्रों से निम्न निष्कर्ष निकलते हैं, जिसमें से पहला नंबर डालिए, मैं बोल दे रहा हूँ, आप अच्छे से लिख लीजिए। जैसे जैसे VCE का मान बढ़ाते हैं, जैसे जैसे VCE का मान बढ़ाते हैं, VCE का मान बढ़ाते हैं, IC का मान भी बढ़ता जाता है, IC का मान भी बढ़ता जाता है, लेकिन एक निश्चित मान पर, लेकिन एक निश्चित वोल्टेज पर, ऐसा लिख सकते हो, लेकिन एक निश्चित वोल्टेज के पश्चात IC का मान नियत हो जाता है। इस वोल्टेज को नी वोल्टेज कहते हैं। नी वोल्टेज कहते हैं। पैराग्राफ से लिख लीजिएगा, नी वोल्टेज के बाद का जो भाग है, ये वाला जो भाग है, इसके बारे में लिख रहे हैं। नी वोल्टेज के बाद का भाग, रेखीय भाग, बाद का रेखीय भाग का उपयोग श्रव्य आवृत्ति प्रवर्धक, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर के रूप में किया जाता है। आप देखिए साउंड वाउंड जहाँ पर लगे होते हैं तो हम लोग इसमें एक स्विच लगा होता है, साउंड बढ़ाना होता है, हम बढ़ा देते हैं, वो यही सिचुएशन होती है। जितना आप वोल्टेज बढ़ाना चाहे बढ़ाइए, धारा नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब हम इसका उपयोग श्रव्य आवृत्ति, सुनी जाने वाली तरंगों की आवृत्ति का प्रवर्धन मतलब बढ़ाने में करते हैं, साउंड को और बढ़ाने में किया जाता है। चलिए ठीक, दूसरा नंबर डालिए, दूसरा नंबर डालिए बच्चों। हाँ चलिए ठीक है, दूसरा डालें। दूसरे में भैया देखिए, यहाँ पहला वाला ग्राफ देखिए, जब IB का मान 0 है, आधार धारा का मान 0 है, तो उस समय पर जो ये क्षेत्र आपको मिल रहा है, इसमें IC का मान भी बहुत 0 है, कांस्टेंट है, लगभग शुरू से ही कांस्टेंट है, बहुत कम है, लगभग 0। इसको हम बोला करते हैं संस्तब्ध क्षेत्र,
कट ऑफ रीजन, संस्तब्ध क्षेत्र होता है। और इस कंडीशन में जो इनपुट और आउटपुट था, इनपुट परिपथ अगर आप लोगों को याद हो, एक बार और छोटा सा चित्र बना लें तुरंत। ये ऐसे करके मैंने बताया, ये ई है, ये सी था, ये बी था, इसको उठा के हमने जोड़ दिया था इनपुट, कुल मिला के इसको प्लस से जोड़ दिए थे, प्लस से जोड़ो इसको। और एक क्योंकि प्रवर्धक का भी उपयोग करना है, ये उठा के इससे माइनस से जोड़, ये कुल मिला के प्लस का, ये माइनस, ये इनपुट था। यहाँ जो करंट थी वो आई बी थी, यहाँ की जो करंट थी आई सी थी, इसमें जो करंट जा रहे वो आई ई है। इसको उठा के फिर से वही काम करे थे, इसको उठा के हमने एक जो है दूसरे बैटरी से जोड़े थे, हाई वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिए थे, ये आउटपुट है। अब मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा था, ये आउटपुट है कि जब आई बी का मान 0 मतलब ये 0 है, तो उस समय पर जो वक्र मिल रहा है, वो वक्र द्वारा जो क्षेत्र मिल रहा है, इस क्षेत्र को हम कहते हैं कट ऑफ रीजन, संस्तब्ध क्षेत्र। इस स्थिति में ये भी पश्च दिशिक हो जाता है, ये भी पश्च दिशिक हो जाता है। अच्छा, पश्च दिशिक कैसे समझिए? क्योंकि पश्च दिशिक में जो धारा का मान होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम। तो यहाँ पर हम देखिए, ये भी पश्च दिशिक हो जाता है, ये भी पश्च दिशिक हो जाता है, दोनों का धारा का मान लगभग 0 है। जीरो ये नहीं है, ये तो एकदम 0 ही है, लेकिन इसका मान लगभग 0, मैं ये बोल रहा हूँ 0 है। ये दोनों पश्च दिशिक हो जाते हैं और इसका उपयोग हम लोग स्विच के रूप में करते हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर के उपयोग, तो ट्रांजिस्टर के उपयोग हम लोग स्विच के रूप में, प्रवर्धक के रूप में, एम्पलीफायर के रूप में, तो ये कंडीशन का उपयोग हम स्विच के रूप में करते हैं। तो दूसरे नंबर में आप लोग लिख सकते हो कि जब आई बी बराबर 0 है, लिखो बेटा, जब आई बी बराबर 0 है, जब आई बी बराबर 0 है, जब आई बी बराबर 0 है, तो इस स्थिति को निरूपित करने वाली रेखा मतलब ये, तथा VCE के बीच घिरा क्षेत्र संस्तब्ध क्षेत्र कहलाता है, संस्तब्ध कट ऑफ रीजन कहलाता है। इस क्षेत्र में EB मतलब ये क्षेत्र, EB व EC दोनों पश्च दिशिक होते हैं। स्विच बनाने में इसी रीजन का उपयोग किया जाता है, इसी रीजन का उपयोग किया जाता है। तीसरा नंबर बच्चों समझ लो, इधर समझाई दे रहे, तीसरा नंबर समझ लीजिए। हाँ बच्चों, तीसरा नंबर हम ऐसे समझें, यहाँ पर देखिए तो आई बी है 0, लेकिन आई सी पूर्ण तरह से 0 नहीं है, ये आई सी करंट है। आई सी डज नॉट इक्वल 0 नहीं है, आई सी का मान 0 नहीं है। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि जो इस टाइम पर ये जो करंट आई सी है, इस करंट का नाम हम लोग रिसाव धारा कहते हैं। और यह संधि का जो ताप होता है, जैसे ऐसे करके हम ट्रांजिस्टर हम लोग ऐसे करके बनाते हैं, ये N है, ये P है, ये N, ये संधियाँ कहलाती हैं। ये संधियों के ताप बढ़ाने से रिसाव के कारण उत्पन्न होती है, और संधियों को यदि ताप बढ़ा दिया जाए तो IC का मान मतलब 0 पर रहते हुए ये करंट का मान और बढ़ जाता है।
ये आई जीरो रहे, अगर हम ताप बढ़ा दें तो ये जो ऐसे जाने लगे, यानी IC का मान बढ़ गया, अभी भी आई बी जीरो। हमने अगर ताप बढ़ा दें तो ये जो करंट है ये कहानी बढ़ जाती है। तीसरे नंबर पे लिख लो। हाँ लिखिए, आधार धारा IB का मान जीरो है फिर भी, आधार धारा IB का मान जीरो है फिर भी संग्राहक धारा IC का मान शून्य नहीं है। इस स्थिति में IC के मान को रिसाव धारा कहते हैं, लीकेज करंट LEAKAGE, लीकेज करंट, लीकेज करंट कहते हैं। यह धारा संधि का ताप बढ़ाने से, यह धारा संधि का ताप बढ़ाने से तीव्रता से बढ़ता है, तीव्रता से बढ़ता है। चलिए बच्चों, दो अभिलक्षण वक्र हो गए, तीसरा लिखते हैं। तीसरा है अंतरण अभिलक्षण वक्र। तीसरी हेडिंग डालें, अंतरण अभिलक्षण वक्र, अंतरण अभिलक्षण वक्र। चलिए ठीक है, पहले एक बार रिवीजन, क्योंकि बार बार बोलने से ही बच्चों को तैयार होता है। पहले हमने देखा था, यदि यहाँ पर एक थोड़ा सा चित्र बना लें, चित्र बनाए थे ऐसे, चित्र बार बार बनाते रहो रट जाएगा ऐसे। ये जो है आधार है, ये यन है, ये मतलब ई करा जाए जो यन टाइप का है, ये यन ई, ये बी है जो पी टाइप का है, ये यन है जो सी, यन टाइप का जो सी। अब इसको उठा के हमें क्या कर देना था, आकृतिक में जोड़ना था। तो हम इधर से एक अलग से ये बनाए थे, बैटरी जोड़े थे, और उठा के इससे जोड़ दिए थे। यहाँ पर हमने एक धारा मापी लगा लिया था और इनके सिरों की जो बोल्टा है उसका नाम बी रख दिए थे। ये इसकी बोल्टा को हमने नाम बी रख दिए थे। चलिए ठीक, इधर आके फिर से वही चीज़ करना है, एक हाई वोल्टेज की बैटरी जोड़ देना है, हाई वोल्टेज की बैटरी जोड़ देना है। इससे उठा के एक धारा नियंत्रक लगा देना, धारा नियंत्रक से जोड़ देना। यहाँ की जो बोल्टा है उसको VC कहते हैं। यहाँ एक धारा मापी लगा दो, ये मिली एम्पियर में करंट नापता है, इस करंट का नाम IC होता है। इधर पे माइक्रो एम्पियर पे करंट नापता है, इस करंट का नाम IB होता है। ये वाली करंट का नाम IE होता है। ये करंट प्लस से माइनस की ओर जाता है, कुछ ऐसे होता है, करंट ऐसे आता है। ये पूरा चित्र बना। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि पहले नंबर में जो अब लिखवाए तो क्या लिखवाए थे, तो हमने यहाँ कांस्टेंट कर लिया था, यानी VCE बराबर कांस्टेंट इनपुट के लिए, इनपुट अभिलक्षण वक्र है, तो मतलब यहाँ पर हमने करे कांस्टेंट। अब हमने क्या करा कि इसको बदलना है, यानी VBE को बदलना है। तो जो IB है वो किस हिसाब से घटे बढ़ेगी, इसके बीच जो ग्राफ खींचा जाएगा उसे कहते हैं निवेशी अभिलक्षण वक्र। जो दूसरा था निर्गत अभिलक्षण वक्र, तो निर्गत अभिलक्षण वक्र में हमने इसको कांस्टेंट कर लिया, इस दर का ग्राफ खींचना, तो IB करें हम लोग कांस्टेंट। अब हम लोग VEC को कम ज़्यादा कर रहे हैं, तो IC का मान कैसे कम ज़्यादा होता है, इसके बीच खींचा गया ग्राफ निर्गत अभिलक्षण वक्र कहलाता है। तीसरा है अंतरण अभिलक्षण वक्र। अंतरण अभिलक्षण वक्र में हमें करना है, ये अंतरण अभिलक्षण वक्र में हम VEC को करते कांस्टेंट, C मतलब वही पहले नंबर में जो करंट, और अब हम लोग इस ये वाली करंट और ये वाली करंट को चेक करते हैं, यानी IB और IC के बीच ग्राफ बनाते हैं। तो मतलब अगर ये बदलेगी तो ये कितना बदलती है, ये बदलेगी तो ये कितना बदलती है, इनके बीच जो ग्राफ खींचते हैं इसको क्या करते हैं, अंतरण अभिलक्षण वक्र। और हमने देखा कि यार ये सीधी रेखा मिलती है, यानी जितना आप इसको बदलोगे उसी हिसाब से बदलती है। चलिए ठीक है, तो हेडिंग डालो अंतरण अभिलक्षण वक्र। लिखिएगा, यदि संग्राहक उत्सर्जक बोल्टता,
संग्राहक उत्सर्जक बोलता को नियत रखते हुए IC और IB के बीच ग्राफ खींचा जाए। IC व IB के बीच ग्राफ खींचा जाए। IB व IC के बीच ग्राफ खींचा जाए तो इस ग्राफ को या इस वक्र को अंतरण अभिलक्षण वक्र कहते हैं। 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 जो निम्न है। निष्कर्ष बनाओ बेटा, बनाओ निष्कर्ष। निष्कर्ष इसमें सरल रेखा प्राप्त होती है, जैसा चित्र दिख रहा है, जिसकी जो ढाल है यानी प्रवणता है, इस वक्र की जो प्रवणता है वो बीटा को व्यक्त करता है। अब बीटा हुआ करता है धारा प्रवर्धन गुणांक, यानी इसकी प्रवणता बीटा को व्यक्त करता है, मतलब इसकी प्रवणता जो है धारा प्रवर्धन गुणांक को व्यक्त करता है, जिसे हम धारा लाब्ध भी कहते हैं। जिसे हम धारा लाब्ध यानी सीधा सीधा बीटा यानी धारा लाब्ध, बीटा बराबर सूत्र हुआ करता है डेल IC, यहाँ से आप निकाल सकते हो, ये होता है प्रवणता, सूत्र हुआ करता है लंब बटे आधार। तो डेल IC अपान डेल IB, इसमें जो कांस्टेंट रहता है वो रहता है VC, यानी इसको कांस्टेंट रखते हुए इसके और इसके बीच परिवर्तनों को धारा लाब्धि कहते हैं, या इसी का एक नया नाम होता है धारा प्रवर्धन गुणांक। इसके निष्कर्ष में लिखना, अर्थात आप ऐसे लिख लो, बोले दे रहा हूँ कि अंतरण अभिलक्षण वक्र में वक्र की प्रवणता धारा प्रवर्धन गुणांक को व्यक्त करता है। इसे धारा लाब्धि भी कहते हैं। इसे धारा लाब्धि भी कहते हैं। करंट गेन इंग्लिश में कहते हैं CURRENTGAIN, करंट गेन भी कहते हैं, बीटा बराबर है। चलिए ठीक है, तीनों वक्रों को हम लोगों ने अच्छे से समझते हुए लिख लिया। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। ये ध्यान देना बीटा बराबर ये है। कल इसके हम लोग सवाल करेंगे, कुछ बहुत अच्छे से सवाल होते हैं। तो चलिए ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिएगा। कल इसके मैं कुछ सवाल कराऊंगा, इसके बाद ट्रांजिस्टर का उपयोग पढ़ाऊंगा। चलो ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।